पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड वाइस वर्सा। यानी कि किसी भी मुल्क के अंदर जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, और जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो कुछ अभी रिसेंटली ईरान में हुआ है, या जो कुछ मुस्तकबिल में होने के चांसेस हैं, या जो कुछ हो रहा है अभी भी, वो क्या है। अब उसके लिए हम पहले उसके प्री टेक्स्ट में बात करते हैं, दैट इज़ द इस्लामिक रेवोल्यूशन विच हैपेंड इन 1979। कि हमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि वहाँ पे रेवोल्यूशन आया था, बट रेवोल्यूशन आने के बाद क्या हुआ था और उसके वो प्री रेक्विजिट्स क्या थे, आज हम उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले उसमें समझने की बात है, दैट इज़ द बिजनेस क्लास। अब ये जो बिजनेस क्लास होती है ना, इसका कोई वतन नहीं होता। बिजनेस क्लास के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं अपने मफादात। तो उस बिजनेस क्लास ने उस टाइम में एक ख़ास तबके को प्रमोट किया, और उस सिलसिले में आवाम के अंदर एजिटेशन आई, और वहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन आया। लेकिन उस रेवोल्यूशन तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद का जो क्यास होता है ना, वो जो पब्लिक सफ़र करती है या वो जो मुल्क सफ़र करता है, उससे निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि क्या होता है, आप रेवोल्यूशन तो ले आए, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद आपको फिर भी रोटी चाहिए थी। अब अगर हम हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ें तो वहाँ पे कई दिनों तक, बल्कि कई महीनों तक जो रोटियाँ थीं लोगों को, वो ट्रकों के अंदर फेंकी गई थी। मैंने यानी कि ट्रक भर के रोटियों को लेके जाते थे और पब्लिक को आम रोडों के ऊपर फेंकते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कोलैप्स कर जाता है। अब वो सिलसिला चला, और जो उनकी टॉप की लीडरशिप्स थी वो काफ़ी सारी उसकी किलिंग हो गई थी, और पीछे इमाम खुमैनी साहब थे, और उन्होंने उसको आगे जो है इस्लामिक रेवोल्यूशन को आगे चलाया। लेकिन विद इन नो टाइम दोबारा वहाँ पे वही जो क्यास था, वही जो रियाट्स थे वो शुरू हो गए थे, जो कि हमें यहाँ पे नहीं बताया जाता, वो हिस्ट्री की किताबों में मिलता है। क्यों? क्योंकि वो उनको ये लगा था कि हम तो डेमोक्रेसी के लिए हमने ये सब कुछ किया था, और अभी हमारे पास क्या है कि एक किंगशिप से निकल के हम एक इस्लामिक डिक्टेटरशिप के अंदर एंटर हो गए, जिस वजह से दोबारा से वहाँ पे जो है वो रियाट्स शुरू हो गए थे। बट एक वो सिलसिला चला, और ईरानियों की एक हिस्ट्री भी है कि इनमें ना 60-70 साल के बाद एक चेंज आता है, इनकी हिस्ट्री है ऐसी। तो अब की सिचुएशन क्या है कि फिर इन्होंने जो वर्ल्ड पावर्स थी उनके साथ इनके प्रॉब्लम रहे, क्राइसिस रहे। अब दोबारा से वही चीज़ें सर उठा रही हैं, क्योंकि अमेरिकन की जो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रही हैं, इस वजह से डॉलर जो है वो क्रैश कर गए। अब दोबारा से वही जो बिजनेस क्लास है उसके फिर से मफादात हिट हो रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, इंपोर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, और उनको उस सिलसिले में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो दोबारा से वही जो एजिटेशन है वो स्टार्ट हो रही हैं। अब इस टाइम में ईरान के अंदर किसी भी तरह की जो चेंजिंग है वो इस पूरे खित्ते के लिए बहुत डेंजरस होगी। अब डायरेक्टली अगर हम उसको देखें तो वो कैसे है कि ईरान की जो सरहद है वो डायरेक्ट बड़े ममालिक कौन से हैं, पाकिस्तान के साथ मिलती है, अफगानिस्तान के साथ मिलती है। अफगानिस्तान इज़ ऑलरेडी इन क्राइसिस, और पाकिस्तान ऑलरेडी ब्लेमिंग द अफगानिस्तान कि यहाँ पे जो सारी दहशतगर्दी है वो अफगानिस्तान की वजह से होती है। और फिर दूसरी चीज़ कि जब अगर वहाँ पे रिजीम चेंज होता है या किसी भी तरह की हुकूमत जो है वो टॉपल होती है, तो क्या होगा, क्या वहाँ पे एक ही एजेंसी बैठेगी, वहाँ पे मल्टीपल दुनिया की जो एजेंसीज हैं वो आएंगी, उससे डायरेक्ट जो इम्पैक्ट होगा वो इन बड़े कंट्रीज़ पे होगा। फिर अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें तो मिडल ईस्ट में फिर सबसे बड़ा जो थ्रेट होगा दैट वुड बी डायरेक्टली टू दी सऊदी अरेबिया, और इसी तरह यूएई और कतर, ये भी सेफ किसी भी सूरत में नहीं रहेंगी, क्योंकि बड़ी पावर्स यहाँ पे आएंगी। जब बड़ी पावर्स का यहाँ पे एक मैदान लगेगा तो वही होगा जो कि पहले काफ़ी टाइम अफगानिस्तान में मल्टीपल टाइम्स होता है। तो अब करना क्या है या वो कैसे बच सकते हैं, वो है वाइज डिसीजन के ज़रिए से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक को क्या चाहिए होता है, पब्लिक को तो रोटी चाहिए होती है। जब उनको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं होगी तो वो क्यास में जाएंगे, और जब वो क्यास में जाएंगे तो उस चीज़ को जो फॉरेन एजेंसीज होती हैं या जो फॉरेन लोग होते हैं या जो फॉरेन फंडिंग्स होती हैं वो उसको वहाँ पे टारगेट्स करते हैं, जो कि अभी ईरान में रिसेंटली वहाँ पे हो रहा है। तो इट्स अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और अफगानिस्तान ईरान के अंदर वो सब कुछ नहीं होना चाहिए जो कि 1979 के बाद काफ़ी टाइम तक उन्होंने सफ़र किया था, या जो अफ़गानिस्तान स्टिल सफ़र कर रहा है बड़ी जो ममालिक हैं उनकी जंगों की वजह से। उसके निकलने का सिर्फ एक ही हल है, वो है कि अवाम को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देना। अब उसके लिए क्या करना है, आउट ऑफ द बॉक्स उनको सोचना है कि वो किस तरीके से अपने जो लिंकेजेस हैं उसको डेवलप करें, किस तरीके से अपने आप को जो इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं उसके अंदर से निकालें, ताकि वो अपने मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकें, और उसी से ही पब्लिक के अंदर एक जो सुकून वाली कैफियत होगी वो आएगी और मुल्क आगे की तरफ जाएगा। अदरवाइज़ पूरा मिडल ईस्ट
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे जो होंगे ये इस ईरान की वजह से फिर सफ़र करेंगे अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे हुकूमत चेंज होती है या किसी भी तरह के इस तरह के इंसिडेंट्स बनते हैं। तो जो सारे ममालिक्स हैं वो उन सारों की जो नज़रें हैं वो अभी ज़्यादा ईरान के ऊपर ही हैं। और अगर हम बड़ी पावरों की बात करें तो वेनेजुएला के अंदर जो कुछ हुआ, चाइना इज़ नॉट हैप्पी विद इट, रशिया इज़ नॉट हैप्पी विद इट। आल्दो वो अपनी जो काउंटर स्ट्रेटजी है, वो चाइनीज़ क्या हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी में बड़े पैसिव हैं, वो पीछे से जो है वो टारगेट करते हैं, डायरेक्टली उनका कोई वो लिंकेजेस नहीं होता। तो अब वो क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे टारगेट करते हैं, ये एक थोड़े टाइम के बाद समझ आएगी। और इसी तरह ही ईरान के अंदर चाइनीज़ और रशियंस जो हैं ये भी दबे लफ्ज़ों में मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं या करेंगे, क्योंकि ईरान के साथ इनके बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं एज़ कम्पेयर टू दी वेनेजुएला। आल्दो वहाँ पे भी जो कुछ हुआ उसके बाद वहाँ पे भी वही हंगामे हैं जो कि यहाँ पे हो रहे हैं, और पब्लिक जो है वो अल्टीमेटली सफ़र करती है और उससे जो साथ वाले सारे ममालिक्स होते हैं वो सफ़र करते हैं। बट हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इनके अंदर तो ऑलरेडी बड़ा अनरेस्ट रहता है, तो किसी भी एक मुल्क के अंदर थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होता है वो पूरे खित्ते को उस लपेट में ले लेता है और सारे ममालिक्स उसमें सफ़र करते हैं, क्योंकि जो सारे ममालिक्स की इससे रेलिवेंट इकानमीज़ हैं वो बड़ी जो है वो माकूल सी होती हैं और एक दूसरे के ऊपर थोड़ी बहुत डिपेंडेंट होती हैं, जिससे आवाम को कुछ ना कुछ आसानी से कमाने को और खाने को मिल जाता है। तो अल्लाह ताला बेहतरी करें इस पूरे खित्ते के लिए और सारी पब्लिक्स के लिए और सारी दुनिया के लिए, कि दोबारा से वही कैफियत नहीं होनी चाहिए जो कि 90s के एरियाज़ में होता रहा था। यानी कि अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें या 20th सेंचुरी की बात करें तो उसमें जो जंगें देखी गई थी वो दोबारा से अभी ना देखनी पड़े, क्योंकि दुनिया अब इसकी मुतामिल नहीं हो सकती। जितनी टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव कर लिया है, जितनी मिसाइल टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव कर लिया है, तो अभी किसी भी तरह की जो हादसाती कैफियत है वो किसी के भी फेवर्स में नहीं है। सो रोल ऑफ यूएन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बिग पावर रोल इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन सबको मिल के कुछ ऐसे लॉज और कुछ ऐसे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको रखना चाहिए कि जिसकी बेस पे दुनिया का जो अमन है वो स्टेबल रहे। अदरवाइज़ जब आग लगती है तो वो फिर सारे इलाके को लपेट में लेती है, उसमें फिर बचेगा कोई भी नहीं। सो ये था आज का हमारा एक डिटेल व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक।